यस, सबने किया है पीसा। पीसा के एग्जाम्स बच्चे देते हैं एंड इट इज रिलेटेड टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। शुक्ला Yes, सर। ma'am. CCT is a critical and creative thinking only. नहीं, आई एम आस्किंग ये होता क्या है, व्हाट इज क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग? Thinking out of the box. Yes, thinking out of the box. According to me, it is to relate your education with the real life situation. Is that so? हमने जो भी पढ़ाई की है हम उसको अपनी रियल लाइफ में उतार पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, हम उसको समझ पा रहे हैं। दैट इज द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, और उसको हम किस तरह से अपनी डेली इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में इस्तेमाल करते हैं। यस। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। It is related to the cognitive ability of a child. Yes, ma'am. Next is formative assessment. We have summative assessment and formative assessment. Assessment for learning, assessment of learning. अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है assessment as learning. तो हम इस पे NEP में फोकस किया गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों, समेटिव असेसमेंट क्यों नहीं? I think formative assessment is a one type of diagnostic assessment. Then we can work upon that, and again we can go for testing and assessment, and again. यस, टीचर का सबसे बड़ा रोल है टाइमली करेक्टिव मेजर्स ले लेना, और वो करेक्टिव मेजर्स आता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में, बिकॉज एट द टाइम ऑफ टीचिंग हम उसको असेस करते जा रहे हैं। एंड समेटिव असेसमेंट इज द एट द एंड ऑफ द टीचिंग। वो जैसे हमारे एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स हुए, दैट इज द पार्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा हमारा स्लिप टेस्ट आ गए, क्विक रिविजन हो गया, जो भी हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें कुछ किसी को एलैबोरेट करना है फॉर्मेटिव असेसमेंट में? बिकॉज बहुत ज्यादा जोर और बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस किया गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसी के चलते हमारे सेमेस्टर सिस्टम होने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th में। फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स यही है मैडम कि इम्प्रूवमेंट पर्पज है, बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है स्टेप्स जो लेते हैं ना, तो वही हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। हमने उसी समय जैसे प्रेमेंद्र सर ने बोला डायग्नोस किया व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड वी हैव टेकन द टेस्ट, वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट आर द वीक एरियाज ऑफ द चाइल्ड एंड वी कैन टेक द स्टेप्स फॉर रेक्टिफाई दोस वीक एरियाज। We get the feedback and it can be means use this feedback as a corrective measure. Immediately we get it and the corrective measures can be taken. वेरी राइट, वेरी राइट मैम। हम लोग खाली वीकनेस नहीं देखते, इसमें स्ट्रेंथ भी देखते हैं, बिकॉज ऑनगोइंग फीडबैक देते हैं हम स्टूडेंट्स को, तो और इससे तो स्टूडेंट्स को भी पता चलता है एज वेल एज द टीचर्स को भी, तो उस पे काम किया जाता है। हाँ वही है मैडम, स्ट्रांग एरियाज, यस, स्ट्रांग एरियाज एंड वीक एरियाज या कौन सी स्ट्रेटजी यूज की या कौन सी टेक्निक यूज की, तो उससे हमें ये भी पता लग जाता है, टीचर के लिए फीडबैक होती है कि भाई जो मेथड्स मैं यूज कर रहा हूँ, मटेरियल यूज कर रहा हूँ, कि वो इफेक्टिव भी है या नहीं है इफेक्टिव, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो टीचर्स के लिए भी एक फीडबैक है और प्लस बच्चों के लिए भी है। तो बच्चों को भी हम डायग्नोस करते हैं कि उनकी क्या वीक एरियाज हैं, फिर उन पर काम करते हैं, और प्लस हमारे जो मेथड्स हैं, स्ट्रेटजी है, मटेरियल्स है, जो भी हम पीपीटी वगैरह या जो भी हम टीचिंग एड्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो हमारे लिए भी फीडबैक है और बच्चे के लिए भी फीडबैक है। यस सर। जैसे कि बात हुई थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो इसमें क्या कमियां हैं, और मैम ने जैसा बोला कि हम स्ट्रेंथ भी देखते हैं, वेरी राइट, वी कैन सी द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बोथ of the child and we can work upon those areas. Next is the use of technology. टेक्नोलॉजी की बात राजीव गांधी जी की जब एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें भी की गई थी, बस वो बात की गई थी, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। व्हाट आई फील इज दैट कि जो अभी पॉलिसी आई है उसमें ये जब से इंट्रोड्यूस हुई है तब से ही ये टेक्नोलॉजी का यूज हमने
स्टार्ट कर दिया है, उसका हम क्रेडिट कोरोना पीरियड को भी दे सकते हैं। और वी ऑल हैव डन द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द निष्ठा। एम आई राइट? यस मैम, एंड एनईपी में इस बात का भी फोकस है कि टीचर्स ट्रेनिंग CDP जिसकी बात की जाती है कि CPD. CPD 50 hours training in a year, in a Yes. session. Yes. It's mandatory for the teachers. Yes. It's continuous professional development for 50 hours. Yes, Kiran ma'am? जी जी मैडम, 50 आवर्स जो है ट्रेनिंग, दिस इज कंपलसरी ट्रेनिंग फॉर ऑल टीचर्स तो और टीचर हेड्स टेक्नोलॉजी, ऑल्सो। सर टीचर्स भी टेक्नोलॉजी से भी तो इतने ही हो गए और बच्चे भी उतने ही हो गए, तो अब इतना फोकस जो पहले बोला जा रहा था सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे था, अब उसको रियलिटी में उतार दिया गया है कि टेक्नोलॉजी ही यूज करनी है। आने वाले टाइम में हो सकता है बच्चा लैपटॉप पे ही एग्जाम दे देगा, टाइप करके, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जैसे हम लोग देते हैं मैडम, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। हम लोग भी तो एग्जाम दे रहे हैं ना, ऑनलाइन एग्जाम। ऐसा नहीं है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम में कुछ CUET इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट, वो तो उनको ऑनलाइन ही होता है। यस यस मैडम, बहुत लंबे टाइम से चला हुआ आ रहा है मैडम ऑनलाइन। हाँ जी सर। एंड नेक्स्ट इज द लोकल कंटेक्स्ट। लोकल कंटेक्स्ट की बात हो रही है। लोकल कंटेक्स्ट का मतलब है, अभी भी हमने बहुत सारे न्यूज़ हेडलाइंस देखे हैं जिसमें NCERT को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि ये वाला पार्ट हटा दो सिलेबस में से, ये ऐड ऑन कर दो। तो जो भी हमारे लोकल, जैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट हो गया SST में, हमारे ट्रेडर्स जो थे, जो एक्चुअली इंडिया में परसिस्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ टीचिंग the knowledge of the foreigners of the other countries, we should stick to our own country। हमारी इंडिया की ही बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, इंडिया की ही बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल तो इट इज़ नेवर एंडिंग। तो NEP focuses on the local context। तो टेक्स्ट बुक भी रिफ्रेम की जा रही है बाय द NCERT बिकॉज करिकुलम इज फ्रेम्ड बाय द NCERT। तो उस पर रोजाना लगातार रेगुलरली काम हो रहा है टू चेंज द करिकुलम टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स। हाँ ये सुरुचि मैडम, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट पढ़ा था मैंने पहले। हाँ जी सर। तो इसमें एक बड़ा, जैसे आप कह रहे हैं ना कि भाई लोकल कंटेक्स्ट है, तो हाँ जी। इसमें एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि फोकस जो है वो इस जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उससे शिफ्ट करके और फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहा है। हाँ जी। पहले हम स्टैंडर्ड्स, हर चीज में स्टैंडर्ड ढूंढते थे कि भाई हम्म, यही मेथड यूज होगा, यही टीचिंग एड यूज होगी, इसी तरह से करिकुलम पढ़ाया जाएगा। तो यस। अब बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि नहीं, स्टैंडर्ड्स को छोड़िए और फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाइए। तो टीचर्स को यहाँ पे बड़ी ऑटोनॉमी दी गई है, वो बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग अपने मेथड चेंज कर सकते हैं। सर इसमें असेसमेंट का भी एक जोड़ना चाहूंगी। जब हम बोर्ड के एग्जाम पेपर्स चेक करने जाते हैं तो पहले एक मार्किंग स्कीम दी जाती थी कि यू हैव टू करेक्ट, यू हैव टू चेक द पेपर अकॉर्डिंग टू दिस मार्किंग स्कीम। बट नाउ द सिस्टम हैज चेंज। नाउ दी वी आर इंस्ट्रक्ट कि आपको आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि बच्चा क्या, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है। तो दैट इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम मूविंग फ्रॉम स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी। तो यस एक यस मैम। स्टैंडर्ड नहीं रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आना है। लास्ट वन इज इक्विटी एंड इंक्लूजन। सर ने भी बात की थी इक्विटी की, प्रिंसिपल सर ने। मेरा एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है? Yes, madam. Equality means suppose we are having some apples, then distribute one or two, मतलब equal to all. But equity means equality at the end. We have to give the treatment to our student in such a way that at the end they will be equal। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रिजर्वेशन दिया जाता है यहाँ पर, कि भाई ये कहा जाता है कि भाई जैसे SC ST को है, क्यों रिजर्वेशन दिया जाए। तो वो इसलिए दिया गया क्योंकि वैसे तो राइट टू इक्वलिटी बोला गया है, हमारे संविधान में भी बोला गया है, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि भाई उनको इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है कि जिससे वो एंड में दूसरी जो कास्ट है उनके बराबर खड़ा हो सके। मीन्स हमें ऐसा नहीं है कि भाई सबको इक्वली ट्रीट करना है, वी हैव टू ट्रीट all the people in such a way that the product end product should be same।
ओके सर. सर, कैन आई हैव द एग्जांपल रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन? जैसे हमारे पास जो बच्चे यस आते यस हैं उनको मैम, जैसे इक्विटी. रिमीडियल जैसे होता है, जैसे हम लोग देखिए विंटर वैकेशन में लगाते हैं तो रिमीडियल बच्चों को ही बुलाते हैं। तो उसका पर्पज क्या है? ऐसे तो राइट टू इक्वलिटी इसमें अपोज हो जाता है हमारा, लेकिन इसमें हम इसीलिए बुलाते हैं उनको कि भाई जिससे उनको भी दूसरे बच्चों के बराबर लाया जा सके, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके। मीन्स ये उसको स्पेशल फैसिल उसको क्या हाँ, बोलते हैं आप, इक्विटी या इक्वालिटी? इक्विटी दैट इज इक्विटी, नॉट इक्वालिटी मैडम। इक्वालिटी तो वही है कि जब हम क्लास में सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा, चाहे वो टॉप। मैं एक स्टेटमेंट रख रही हूँ. कैन वी हैव द वी कैन हैव द इक्विटी बट वी कैन नॉट हैव द इक्वालिटी. इज इट ट्रू? रिपीट मैडम यस मैम, प्लीज। इक्विटी लाने के लिए तो हमें इक्वालिटी को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ सबके लिए. वी कैन अच्छा, ये सुरुचि मैडम, इक्विटी जो है ना, वो आप कॉमर्स की हैं तो एक इक्विटी तो शेयर मार्केट वाला हो गया ना। नहीं, वो वाला equity नहीं. उसका ओके। दूसरा ये होता है, इक्विटी का मतलब होता है, जैसा त्यागी साहब भी काफी क्लोज ही थे, इम्पार्शियल होना किसी के प्रति इज कॉल्ड एज इक्विटी। यस. मतलब बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जब हम किसी कार्य को करते हैं तो इक्विटी कहलाता है। इक्वल का जैसा त्यागी जी ने बताया कि हम एप्पल एक एक बांट रहे हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो वो जो चीज़ है ना वो है। तो इट मीन्स जुडिशियस होना, फेयर होना, इम्पार्शियल होना, अनप्रेजुडिस्ड होना, वो मेरी तरफ से शायद ये इक्विटी का मतलब होता है। हाँ जी सर, हाँ जी. मेरी स्टेटमेंट ये है कि वी कैन अटेन द इक्विटी बट वी कैन नॉट अटेन द इक्वालिटी. इज इट ट्रू? यस मैम, हाँ जी दिस इज सर, ट्रू। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर अगर आपका पॉइंट सही है तो मैं आगे चलूंगी, फिर नहीं तो मैं कर. मुझे लगता है कि इक्विटी का मतलब है अवसरों की समानता। सबको जो अवसर मिल रहे हैं उस अवसर का लाभ उठाने के लिए सब लोग समान स्थिति पर हैं, तब दैट इज तो द इक्विटी पार्ट है। ऑफ इंक्लूजन ऑल्सो. जब हम बात करते हैं इंक्लूजन की तो वी आर प्रोवाइडिंग द यस मैडम, इक्विटी टू एवरी ईच एंड एवरी. नहीं, ये स्मृति मैडम, जैसा एक तो इसमें त्रिपाठी जी इक्विटी बोल की रहे बात। हैं, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया कि वी कैन अटेन द इक्विटी बट नॉट द इक्वलिटी, वो वही बात है कि आप तो बिल्कुल फेयरली कमिटेड होके, डिवोटेड होके क्लास में पढ़ाते हैं, पर सभी बच्चों के तो 90% नहीं आते हैं। राइट सर, राइट. तो आपने आपका जो क्या कहते हैं कि आपका तो अटेनमेंट इक्वल नहीं हुआ। दो बच्चे 90 ले आए, कुछ बच्चे फेल भी हो गए। यस सर. यस मैडम, एनईपी में एक इसके बारे में इक्विटी जो टर्म यूज किया है एनईपी में, वो जो दिव्यांग चिल्ड्रन होते हैं ना उनके लिए स्पेशल यूज किया है इन्होंने। इसमें ये बताया है कि भाई वी हैव टू प्रोवाइड सम स्पेशल फैसिलिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज का जिक्र जैसे किया कि है इन्होंने। रैम्प्स बनवाना हाँ स्कूल रैंप, में, उनके यस मैम, स्पेशल रैंप टॉयलेट्स होना, वगैरह है। तो जैसे वो लैच एक्टिविटी हो वगैरह है गया. वो थोड़ा सा लो लेवल पे बनाएंगे जिससे बच्चों का हाथ आसानी से पहुंच जाए। मूवेबल फर्नीचर बनाएंगे कि भाई उनको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट शिफ्ट किया जा सके। यस, तो इनके लिए, दैट इज हाँ द इनके लिए, इक्विटी. वो इक्विटी हो गया. यस यस मैम, दैट इज इक्विटी, दैट इज इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब, एक सेकेंड मैम मैं बोल दूं, फिर आप बोलना. इक्वालिटी का मतलब है जैसे वी आर हैविंग जो स्टूडेंट, जैसे प्रिंसिपल सर ने भी बोला कि मैं पढ़ा तो सबको रही हूँ मगर रिजल्ट सबका अच्छा नहीं आ रहा. तो इक्वालिटी का मतलब है वी आर हैविंग द चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर culture, according to their religion, according to their social background, according to their financial background. तो वो डिफरेंसेस हमारे पास आ रहे हैं, तो वी कैन नॉट हैव द इक्वालिटी. हम वो इक्वालिटी नहीं रख सकते, but we can provide the equal facilities to each and every child in the school premises. That is the equity. Yes, Priyanka ma'am. Yes, ma'am. Actually, I was saying the same thing that India is a very diverse country and so is our classrooms. तो वो जो डाइवर्सिटी है उसको हम इक्वालिटी के फॉर्म में नहीं देख सकते, express कर सकते कि किसी को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लाइक द फूड. हमें भूख लगी है, सबकी भूख अलग अलग है, तो किसी को ज्यादा खाना खाना है तो वी हैव टू प्रोवाइड दैट मच ऑफ फूड दैट rather than सबको इक्वल बांटते हैं हम. तो आई थिंक इट गोज दैट वे कि क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू फैसिलिटेट देम. और वो अगर हम अकॉर्डिंगली करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा बट वो इक्विटी होगा. तो इक्विटी वी कैन अटेन बट इक्वालिटी इट्स अ लिटिल टफ, क्योंकि अगर हम इक्वालिटी के मोटिव से चलेंगे तो फिर यही होगा कि हमने सबको एक ही नजरिए से देखा है. That we cannot have. वो हो ही नहीं सकता. Yes, absolutely. सिर्फ हमारे इक्वालिटी कैन नेवर बी अटेन्ड. Yes.
Equality means that there should not be any discrimination based on caste, religion, or gender. This is what is equality. जैसे मैडम आर्टिकल 14 मेरे ख्याल से है राइट टू इक्वालिटी, तो उसमें भी ये बात कही गई है कि भाई ऑल शुड बी ट्रीटेड सेम अगेंस्ट द लॉ, लाइक बहुत सारे राइट भी दिए गए हैं, राइट टू सर एजुकेशन भी मेरा है, राइट टू मेरा इक्वालिटी कंटेक्स्ट भी जो है। था वो It सिर्फ is स्कूल एजुकेशन so that there should not be any discrimination. If Yes, madam, discrimination is there, then there cannot be any equality. And this is what she said, that equity can be attained because it is the facilities or the resources that you are providing to everyone. yes मैम, But equality cannot be attained as still the discrimination is being done. यस उसी को अनीता मैडम जो है ना वो 15(3) जो क्लॉज है, आर्टिकल 15(3) जो है उसके अकॉर्डिंग ही वो EWS का प्रोविजन इन्होंने गवर्नमेंट ने किया है, जिसका Yes. काफी अपोज किया जाता है ना कि 15(3) की भाई नहीं, अगर मान लीजिए कोई ग्रुप ऐसा है कि जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीकर है, तो वी कैन गिव दैट स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल फैसिलिटीज वी कैन प्रोवाइड। that is to attain the equity. जैसा सर ने बोला था NEP के 4 pillars हैं, accessibility, affordability, quality, and last one is the equity. तो इसके one of the pillar ही है NEP का. Next is the next fundamental principle is the teacher as the heart of learning process. Teacher ही इस NEP को कंप्लीट इम्प्लीमेंट कर पाएगा, बिकॉज एट द एंड ये जो बच्चों को फेस करना है वो हमने ही फेस करना है. पॉलिसी हैज बीन मेड बाय द ऑफिशियल्स, वो ऊपर लेवल हाईएस्ट लेवल पर बन चुकी हैं, बट वो जब नीचे 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 आती जाएंगी तो लीस्ट जो पर्सन होगा, जो इम्प्लीमेंटेशन का जो पर्सन है, दैट इज द टीचर्स ओनली. And as we all know that teachers are the creators of the society, so we have to put teachers as the heart of this NEP 2020. And next is investment in strong, vibrant and public education system. Already इसमें थोड़ा सा ये elaborate करना चाहूँगी कि investment की ये बात की है इन्होंने कि public education system में investment करनी है, बट ये बहुत शॉकिंग है कि इससे पहले भी जब 2005 की बात होती है NCF की, उसमें भी ऐसा ही कहा गया था, और उससे पहले भी जो हमारा कोठारी कमीशन आया था इन 1964, उसमें ये कहा गया था कि GDP का 6% शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, ये कहा गया था, बट दैट वाज नॉट अटेन्ड, नहीं अटेंड हुआ. अब ये दोबारा से जो टारगेट रखा गया एजुकेशन पे खर्च होने का, दैट इज अगेन द 6% ऑफ द GDP. That means from 1964 we haven't attained the target of 6% of GDP to be spent on this education, and we are talking about the investment in the education system. Sir Tandon sir. हाँ, हेलो एवरीवन. हाँ, एक चीज है जिसको कि अभी तक शायद चर्चा में नहीं लाया गया है, हाँ जी सर. और इट इज वेरी मच रिटन डिस्क्राइब्ड इन द एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज द टीचर प्यूपिल रेशियो, और उसमें क्लियरली बोला गया है कि 1:35 होना चाहिए, और प्रायोरिटी एरिया में, नॉन प्रायोरिटी एरिया में 1:40 होना चाहिए. तो इसका कभी चर्चा ही नहीं होता, और खास करके हमारी रिलेवेंस है. सेकेंड पॉइंट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी, और एक बच्चे को डिफरेंट सब्जेक्ट लेना है. मान लो कि एक बच्चा है फिजिक्स भी है, वो साथ में हिस्ट्री पढ़ना चाहता है या सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता है, तो हम टाइम टेबल इंचार्ज हैं, कैसे अकोमोडेट करेंगे. और तीसरा चीज ये है मैडम कि वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे को देना स्कूल लेवल पर, जिसका की चर्चा किया गया है, तो उसके लिए फंड कहाँ से होगा हमारे पास, इसका कोई व्यवस्था नहीं कहा किया गया, इसको छोड़ दिया गया. ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं देना है सर. एक और आप बच्चे जो को है वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल टाइम के बाद देना है, इसमें क्लियरली लिखा गया है. जो लोकल लोग हैं ना सर, लोकल सर एक्सपर्ट है, वोकेशनल, like एक मिनट सर, वोकेशनल ट्रेनिंग कभी भी ऑनलाइन नहीं होता है. हाथ से आप उसको कुछ सिखा रहे हैं, क्राफ्ट सिखा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं होता है. हाँ, जैसे अभी लास्ट ईयर आपको याद होगा टंडन सर, हमने स्कूल में करवाया था एक प्रोग्राम अपना ऑनलाइन. मैडम प्लीज एड्रेस दिस आल्सो. हाँ, उसमें जैसे 6th क्लास से स्टार्टिंग है ना, एक्चुअली 6th क्लास से है, तो कुछ चीजें ऑनलाइन भी देनी है, और फिर जो लोकल लोग हैं जैसे कारपेंटर एक्सपर्ट है,
या फिर गार्डनर हैं, उन सबको बुला करके भी हम उसको देना है। सर उसके लिए फंड का व्यवस्था एनईपी ने नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं, चर्चा ही नहीं सर किया। कुछ बातें हैं ऐसी जो अनकही है। अभी देखिए, किसी पॉलिसी को बनने में जब 34 साल लग गए तो उसको इम्प्लीमेंट होने में कितने साल लगेंगे, यू कैन इमेजिन इट। एग्जैक्टली मैडम, 1986 वाली पॉलिसी या कोठारी कमीशन के अभी तक बहुत सारे टारगेट्स ऐसे हैं जो अभी तक अचीव नहीं हुए हैं। बट ये भी रियलिटी है कि भाई 73 या फिर 73% से भी ऊपर लिटरेसी जो गई है, तो ये भी नहीं, टीचर पीपुल रेशियो को कैसे एड्रेस करेंगे? 100 बच्चे हो अगर जाते हैं, 80 बच्चे इम्प्लीमेंटेशन की क्लास बात में। करें सर, वैसे तो ये इतना लंबा टॉपिक है कि 1 घंटे में हो नहीं सकता कवर, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। हाँ जी, बट हाँ जी। आप सर जैसे कह रहे हैं ना इम्प्लीमेंटेशन की कैसे टाइम टेबल बनेगा, कैसे क्या होगा, मुझे इतना ध्यान है जब कंप्यूटर्स आए थे इन द बैंकिंग सेक्टर, तो सबने उसको अपोज किया था कि कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द बैंक्स बिकॉज लोगों को हाथ से काम करने की आदत थी, तो उसको बहुत ज्यादा अपोज किया गया था। बट आप आज देख लो, बिना कंप्यूटर के कोई काम हो ही नहीं सकता बैंक में। तो इट चीजों को टेक्स चेंज टाइम। हाँ, इट टेक्स चीजों को टाइम, चेंज इट होने में विल मैडम टेक टाइम टाइम, लगता है। इट यस विल यस। टेक टाइम। और जो फोकस है वो आप जैसे कहा ना आपने कि पीटीआर, प्यूपिल टीचर रेशियो 25:1 भी है और 30:1 भी है। डिसएडवांटेज एरिया में 25:1 है और नॉर्मली इट इज 30:1। तो इसमें जो टारगेट रखा गया है, 2 करोड़ बच्चे हैं ऐसे जो स्कूल के बाहर हैं, उनको पहले अंदर ले आए स्कूल के अंदर। तो खर्चा तो उस पे भी होगा। क्या आरटी में खर्चा नहीं हो रहा? स्टेट्स को गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही? सब पैसा दे रही है। इसमें और खर्चा हो रहा। मैं तो आपको यही, मैं आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि डायलेमा है कि 6% ऑफ जीडीपी वाज planned to spend on education in 1964 जब कोठारी कमीशन आया था, और वो अचीव नहीं किया गया। एंड दिस टाइम जब 2022 की पॉलिसी आई गई तो उसमें भी जो टारगेट था दैट वाज द सेम टारगेट 6%। तो इतने सालों से हमने वो भी नहीं अचीव किया। तो बहुत सारी कमियां हैं, लैकुनास आर देयर, बट इट टेक टाइम्स। हम तुरंत नहीं बोल सकते कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो आप ये तो पहले ही बोल रहे हो 4 इयर्स तो बनने में लग गए, तो इसको इम्प्लीमेंट होने में तो बहुत साल लग जाएंगे। यस मैडम, बहुत कुछ नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ हो भी चुका है। हमें ये भी देखना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि गिलास आधा खाली, हमें ये देखना चाहिए कि आधा गिलास भरा हुआ भी। दिस इज द परसेप्शन, दिस इज द परसेप्शन। यस मैम, 1940 in the term of 19 ये सर 1947 में सर जो है लिटरेसी मुश्किल से 15 से 20% हुआ करती थी। नाउ वी आर गोइंग टू अबव ऑलमोस्ट 80%। तो ये सर, सब हमने अबाउट अचीव किया लिटरेसी है। आई विल टेल कि हमारा जो टारगेट है इट इज आई थिंक 2030 तक वी हैव टू अचीव द 100% लिटरेसी रेट इन प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल, एंड इन फॉर हायर एजुकेशन द टारगेट इज टू अचीव 50% ऑफ लिटरेसी रेट टिल 2050 तक। यस मैडम, एडल्ट लिटरेसी का भी 100% बोला है टिल 2030। यस, प्राइमरी का तो है ही है, प्राइमरी का तो है ही है, अभी और तक अडल्ट लिटरेसी का भी 2030 तक हमें दिया हुआ है। जैसा सर टंडन सर आप बोल रहे हैं ना वोकेशनल एजुकेशन की बात, ये कैसे होगा? अभी तक तो किसी ने बोला ही नहीं था, किसी ने कहा ही नहीं था कि वोकेशनल एजुकेशन दो, yes स्किल्स दो मैम, बच्चों को। मैं नहीं बोला गया मैडम, पहले भी ये बात बोला गया था, तभी तो हमारे यहाँ क्राफ्ट एजुकेशन डब्ल्यूटी शुरू किया गया था। लेकिन उसके लिए बजटरी प्रोविजन कहाँ था? मान लो आप एक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप फंड कहाँ से जनरेट करेंगे? पैसे कहाँ से आएगा? बगैर पैसे का तो आप नहीं ना प्रोवाइड कराएंगे। इसका कहीं चर्चा नहीं है मैडम, ये बात आ जाएगा सर आपसे वीरेंद्र सर, अग्री आ करती हूँ। जाएगा आई टोटली अग्री विद यू कि बहुत सारी जो चीजें हैं ये अनकही है। आपको पता है एनईपी का जो ड्राफ्ट था वो कितने पेजेस का था? एनईपी कौन सा? 86 का हाँ या हाँ, ये 2020 वाला 20 वाला? तो हम लोग सिर्फ एजुकेशन, अपनी स्कूल एजुकेशन का ही पढ़े जो कि 100 पेज का है। हायर एजुकेशन का हम लोगों ने नहीं किया। सिर्फ 70 to 72 पेजेस का है। जो अभी जो एनईपी का डॉक्यूमेंट था ना, ड्राफ्ट था, वो 70 से 72 पेजेस का है। इसके बाद एनसीएफ लेकर आए हैं, आई थिंक 2023 में लेकर आए हैं, वो है 678 पेजेस का। तो yes आप देख मैम, लीजिए, वो पॉलिसी का ही सिर्फ 72 पेजेस का है, तो उसमें वो क्या क्या मेंशन कर देंगे। अभी आया एनसीएफ 2023 में आया, दैट इज फॉर द 6 दैट कंटेन्स 678 पेजेस, उसमें है yes मैम, 678 पेजेस। मैं सुरुचि थोड़ा सा मैडम, इंटरव्यू करना चाहूंगा। थोड़ा सा करेक्शन है सुरुचि मैडम। हाँ जी, जैसे अभी कह रहे थे ना कि टिल 2040,
2040 तक मैडम जो क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन टू नहीं ऑल, नहीं, मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रही थी सर, मैं ये बोल रही थी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी का वो अचीव करना है 100%। वो 20 2030 तक है, तो हाँ 30 तक है मैडम। हाँ वो बोल रही हूँ, वो 2030 तक करना है। वो हायर 2030 एजुकेशन का 50% 2050 तक करना है, 50% का, ये बोल रही थी। हाँ प्रेमेंद्र सर। हाँ, मैं ये कह रहा था इस पे काम शुरू हो चुका है और सीबीएसई हैज सेंट अ लेटर ऑल्सो। अगले सेशन से मुझे लगता है 9th क्लास में बच्चों को 5 सब्जेक्ट के साथ 4 स्किल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। मेरी इस प्रेजेंटेशन में वो कुछ है कि मेरे को जितनी वो इन्फॉर्मेशन मिली, एनसीएफ 2023 का ड्राफ्ट आ चुका है और उसमें ये सारी बातें हैं स्किल एजुकेशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है। क्लास 9 से लेकर 12 तक में आपको एडिशनल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं स्किल सेट्स के आधार पर, और वो पढ़ाए जाएंगे। नहीं सर, परमेंद्र सर, स्किल एजुकेशन को कंपलसरी बनाने का उसमें नहीं रखा गया है, ये ऑप्शनल रखा गया है उन नहीं, बच्चों लेकिन को। अभी जो सीबीएसई का जो नया लेटर आया है लेटेस्ट, और एनसीएफ 2020 एनसीएफ के आधार पर उन्होंने दिया है, उसमें कहा है कि 9th क्लास ऑनवर्ड्स आपको स्किल सब्जेक्ट मैंडेटरी पढ़ने हैं। जो एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी जगह स्किल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। वो अभी आने वाला है, उसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। लेटर आएगा तब हम लोग देखेंगे उस पर, उसका क्या वर्डिंग है क्या है, लेकिन कंपलसरी नहीं होगा सर। ठीक है, वो मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग जब जाएंगे ना रीओपनिंग में, उसके बाद वो लेटर आ चुका होगा, और उसके बाद लेटर चूंकि रिलीज हो सर चुका है। उसमें एक एनईपी में एक लाइन लिखी है, आफ्टर द स्कूल एजुकेशन द चाइल्ड मस्ट बी इक्विप्ड विद एटलीस्ट 1 स्किल। तो अगर ये बात होती है तो वो कंपलसरी किया जाएगा। Yes, madam, 100% vocational education we have to achieve target till 2030. 100% vocational मैडम लिखा हुआ है। सर प्रिंसिपल ये तो सर कुछ कहना चाहते हैं। कंपलसरी है, तभी तो इन्होंने लिखा है कि 100% है, तो सभी के लिए जरूरी हो गया ना ये। हाँ जी सर। रुचि है ये स्किल किससे रिलेटेड है, वेदर इट इज वोकेशनल, और बिकॉज स्किल तो कम्युनिकेशन स्किल भी है आपकी, नहीं मैम, आपकी इट इज ये भी रिलेटेड है, टू तो किस तरह की स्किल की बात हो रही है? इफ यू वांट सर कुछ कहना चाह रहे हैं मैडम, सर एक बात कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, ये त्रिपाठी जी जो बोल रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है। अभी 2-4 दिन पहले देयर वाज अ मीटिंग एट विज्ञान भवन which was called by the educational secretary and chairperson CBSE also attended that meeting। और उसमें ये जो त्रिपाठी साहब ने बोला इस बात पर एम्फेसिस दिया गया है, और ये ठीक कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमें ये करने के लिए कहा जाएगा। जो स्किल सब्जेक्ट्स हैं वो मैंडेटरी हैं, अब शायद शुरू कर दिए जाएं। हो सकता है कि जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे केवी हो या नवोदय हो या कोई और स्टेट बोर्ड कुछ समय मांग ले कि हम अपने आप को इक्विप कर लें, प्रिपेयर कर लें इस तरह के सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले, लेकिन ये अब होगा। दूसरी बात, जैसा अनीता मैडम पूछ रही हैं कि भाई स्किल का मतलब कहीं कम्युनिकेशन स्किल तो नहीं है। यहाँ पर जिन स्किल्स की बात हो रही है वो उन स्किल्स से रिलेटेड है जिनको इस्तेमाल करके बच्चा स्कूल के बाद अपनी लाइवलीहुड अर्न कर ले। वोकेशनल स्किल सर, वोकेशनल आप ये कह सकते हैं कि जिन मकसदों को लेकर के कभी ITIs बनाए गए थे, तो उस तरह का सॉर्ट ऑफ कुछ प्लान है। वोकेशनल शब्द सही है उसके लिए कि उस तरह की स्किल्स जैसे कोई कारपेंटरी का काम है या और इस तरह के जो कोई काम है उनको पढ़ाने के लिए, या जैसे हम एक स्पोर्ट्स का कोच रखते हैं तो हो सकता है कि स्कूल के लिए कह दिया जाए कि भाई आप अपने यहाँ एक कारपेंटरी सिखाने वाला कोच रख लीजिए, या पोट्री सिखाने वाला, या और कोई इस तरह की स्किल हो। तो ये चीज़ें अब कंपलसरी हो जाएंगी जैसा त्रिपाठी साहब बोल रहे हैं। इट इज़ वेरी मच लाइकली। सर ये लेटर आ चुका है सर, मुझे लगता है कि जब 9th का रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे अभी 2023 के लिए, तो हमें वहां पर बच्चों से चॉइस लेने के बाद वो स्किल सब्जेक्ट उनको चॉइस में देना होगा, तब रजिस्ट्रेशन होगा। इसी साल से शायद मुझे लगता है इम्प्लीमेंट हो रहा है वो। हाँ ये होगा। हाँ, मैडम अग्रवाल उपयुक्त पर्सन है इस पे बताने के लिए, वो तो एजुकेशन से ज्यादा रिलेटेड है। अग्रवाल मैडम है ना मीटिंग में? यस सर, आई एम देयर। हाँ मैडम बताइए, आपकी कुछ जानकारी है इस बारे में? नहीं सर, मैं अपडेटेड नहीं हूँ इसके रिगार्डिंग। अच्छा ठीक।
सर अगर मैं बात कहूँ दिल्ली स्कूल्स की, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पर ये वोकेशनल, ये स्किल एजुकेशन हैज़ बीन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। वहाँ पर ये ब्यूटी के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम है वहाँ पर, एंड ऑल अदर स्किल्स और वोकेशनल रिलेटेड एजुकेशन हैज़ बीन गिवन टू द चिल्ड्रन बिफोर दिस NEP 2020। उससे पहले भी उधर दे रहे थे, बट यहाँ पर बात यही है कि वो कंपलसरी नहीं था इससे पहले, बट आफ्टर दिस इट विल बी कंपलसरी इन ऑल द स्कूल्स। अच्छा, ये एक पहले सब्जेक्ट हुआ करता था दिल्ली में, शायद अभी भी है, होम साइंस। यस यस है। वो इसमें काउंट किया जा सकता है? सर बिल्कुल, होम साइंस भी ये इसमें ही आएगा, वोकेशनल में ही आएगा। चलिए, तो अगर अपने स्कूल को कुछ मिलता है। सर जिस समय मैं केवी में पढ़ती थी उस समय होम साइंस वाज अ सब्जेक्ट। हाँ, नहीं, क्या ये स्किल वाले सब्जेक्ट्स में काउंट किया जा हाँ, ये सकता है? वर्क एक्सपीरियंस का था। अभी STPW हो गया, दैट टाइम इट वाज वर्क एक्सपीरियंस। तो गर्ल्स को जैसे होम साइंस में काफी चीजें सिखाई जाती थी, बॉयज को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती थी। नाउ द ट्रेंड हैज चेंज, इट हैज बिकम SUPW। हाँ, नहीं, if that subject is counted, Madam Kiran is saying that yes, it is counted as a skill subject, then I think if we are compelled to introduce, then we should go for home science। वो तो ज्यादा वो करना भी नहीं पड़ेगा, उसमें कोई ज्यादा केवल एक, मुझे लगता है किचन टाइप में कुछ सेटअप करना पड़ेगा बस। नहीं सर, लेकिन लैब उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वोकेशनल कोर्सेज CBSE गाइडलाइन देगी, उन्हीं में से हम ऑप्ट कर सकते हैं। का मैडम उस टाइम तो होम साइंस लड़के भी लिया करते थे हमारे टाइम में तो। जी जी सर, वो एक वोकेशनल कोर्स अलग तरह से होता था, लेकिन अभी जो ये स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज आएंगे जिसका पूरा एक प्रिस्क्राइब सिलेबस होगा, उन्हीं में से ही हम बच्चों को एज एन ऑप्शनल देंगे कि आप उनमें से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते अच्छा, हैं। चलो, जब आएगा तो फिर उस पर डिस्कस पहले करेंगे। इसको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता था, अब इसको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा कि बच्चा आफ्टर द 12th क्लास उसको इतनी कैपेबिलिटी हो जाए कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। अकॉर्डिंग टू उसमें मी, स्किल सेट की चर्चा की गई है। स्किल सेट का मतलब 2 सब्जेक्ट होंगे, 1 और 2 सब्जेक्ट, वो एक स्किल सेट के सब्जेक्ट होंगे, तो वो स्किल सेट को डेवलप करना है, यानी 2 सब्जेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं। उस टाइम पे त्रिपाठी सर जो होम साइंस वाले बच्चे थे उनको मेरे ख्याल होटल मैनेजमेंट में भी बड़ा कुछ प्रायोरिटी दी जाती थी। हम लोगों ने तो नहीं लिया, लेकिन उनको प्रायोरिटी खूब दी जाती थी उस टाइम पर होटल मैनेजमेंट के कोर्स में। होम साइंस में कैटरिंग को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। चलिए सुरुचि मैडम कंटिन्यू करें। Okay, sir. The vision of this policy, as you can see, that an education system rooted in Indian ethos, equitable and vibrant knowledge society, making the country a global knowledge superpower by 2040. This statement has been written in the National Education Policy 2020. As we have discussed much about this NEP 2020, बच्चों का करिकुलम कैसा होगा, कैसे उसको उनको सिलेक्शन करना है सब्जेक्ट्स के बीच में, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड की बात की गई है यहाँ पर कि करिकुलम शुड बी रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। आर्ट इंटीग्रेशन की बात की गई है। अभी तक आर्ट इंटीग्रेशन हमने सिर्फ EBSB में सुना था, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, बट इन NEP 2020 it also talks about the art integration. That means teaching the subjects with the help of art. Art can be virtual, it can be the performing art. परफॉर्मिंग भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। वी कैन टीच विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स, विद द हेल्प ऑफ गेम्स। दैट इज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इन दिस NEP 2020 एंड सम अदर रिकमेंडेशन फॉर सेकेंडरी क्लासेस। ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो बात करती है मिनिमम 180 डेज स्कूल डेज इन एन एकेडमिक सेशन। अभी तक सिर्फ RTE में बात की गई थी, 1 to 5 की 200 दिन थे एंड 6 to 8 के 220 दिन थे कंपल्सरी स्कूलिंग की बात जिसमें की गई थी राइट टू एजुकेशन 2009 में। बट इसमें भी कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, दैट इज 180 डेज। सेकेंडरी की बात हुई है, पहली बार सेकेंडरी की मिनिमम डेज की बात हुई है फॉर 180 डेज।
एंड 5.5 days वीक सैटरडे मेनली फॉर एक्टिविटीज, जो प्राइमरी में चलता था अब सेकेंडरी में भी उसको अप्लाई करने की बात की गई है। 50 minutes ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, अभी हमारा 35-40 minutes का होता है, तो 50 minutes ड्यूरेशन की क्लास, जबकि हम 6 period टाइम टेबल जब चलाते हैं तो ये 50 minutes ड्यूरेशन हो जाता है। तो till now Ministry of Education is having the feedback, they want the suggestion from all the stakeholders before final implementation start हो गया है, but अभी तक पूरा implement नहीं हुआ है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि it will take time for the complete implementation of this national education policy. And before winding up, few highlights of 2020 NEP 2020 जैसा डिस्कस किया भी गया है, just the highlights of this NEP 2020: to achieve equitable access to highest quality education for all learners regardless of social or economic background, individual differences की जिसमें बात की गई है, to achieve 100% gross enrollment ratio from preschool to secondary level till 2030, to achieve gross enrollment ratio in higher education up to 50% till 2050, to achieve foundational literacy and numeracy in primary school by 2025. FLN पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, that too from the अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है निपुण भारत के थ्रू। NEP 2020 will bring 2 crores out of school children, जैसा कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट था इन अर्लियर एजुकेशन पॉलिसीज, उसके बाद बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट्स था, तो इसमें ये बात की गई है कि जो 2 करोड़ बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हैं ऑलरेडी, उनको स्कूल एजुकेशन में वापस लाने की बात की गई है। Every child will come out of school adapt in at least one skill, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। The target of NEP 2020 is to provide quality education to every child between the age from 8 to 13 years till 2030. So I'm winding up my presentation with this, and I thank you. I thank Principal Sir, Vice Principal Sir, and all the colleagues who have spared time for this presentation of mine. Thank you all. Sir, Principal Sir, I would like to want to say something regarding this. अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा रहा, डिस्कशन हुआ, ये ज़्यादा अच्छा था कि सभी टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया। विनोद जी बार बार मैसेज कर रहे हैं कि शायद वो ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन जो लोग छूट गए हैं वो फिर कभी हम जब स्कूल खुलेगा तो एक बार फिर कर लेंगे फिजिकल मोड में, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अच्छा है, इस तरह की प्रेजेंटेशन होती रहनी चाहिए। ये तो चलो हमें एक टास्क मिला था, लेकिन अगर टास्क नहीं भी मिलता है तो जो भी एजुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं अपने आसपास, उनकी जानकारी रखना हमारा फर्ज भी है। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से किया, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी टीचर्स को कुछ बातें सीखने को मिली होंगी। अगर किसी और को कुछ कहना है तो कहीं, फिर मैं एक प्रपोजल रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर कोई कह रहा है तो बताएं। ओके, चलिए, मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि अपने यहाँ आपको मालूम है कि जो टॉयलेट विंग्स हैं उनके रिपेयर के लिए